राजेश कुमार है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत वापसी कहानी का अध्ययन विस्तार से करेंगे। आज हम वापसी कहानी उषा प्रियवंती द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ रहे हम लोग। और कहानी पढ़ने के पहले हम आज उषा प्रियवंता जी का थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय हम लोग जान जाएंगे। नई कहानी के प्रतिभा संपन्न कहानीकारों में उषा प्रियवंता जी का नाम अग्रणीय है। यद्यपि इनका जन्म 1931 में भारत में हुआ था, तथापि ये अमेरिकी नागरिक है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में PhD की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात वे प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका रही। इसके बाद उषा जी अमेरिकी साहित्य पर शोध करने के लिए इंडियाना विश्वविद्यालय US चली गई। वहां उन्होंने साहित्य सृजन किया। उनके कथा साहित्य में आधुनिक जीवन की विसंगतियां, रिक्तता, एकाकीपन, टूटन आदि का मार्मिक वंजना हुई है। जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा तथा कितना बड़ा झूठ उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। 55 खंबे, लाल दीवार तथा रुकोगी नहीं राधिके उनके प्रसिद्ध बहुचर्चित उपन्यास है। मध्यवर्गीय जीवन की विभिन्न समस्याओं का अत्यंत सूक्ष्म, संवेदनशील, यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण उनकी कहानियों का प्राण तत्व है। प्रमुख रूप से महिलाओं की संवेदनाओं की कथाकार है, परंतु समाज की व्याप्त भी स्थितियों का उन्होंने कहानियों में मूर्त वर्णन किया है। नारी अंतर जगत का अत्यंत सूक्ष्म अंकन उषा प्रियवंता की कहानियों में देखने को मिलता है। वापसी कहानी न केवल उषा प्रियवंता की अपितु नई कहानी की श्रेष्ठ रचना है। नए बदलते पारिवारिक मूल्यों ने कहानी को एक नया रूप दिया है ये, और इसका अत्यंत संवेदनात्मक चित्र वापसी कहानी में देखने को मिलता है। उषा जी ने वापसी के माध्यम से समाज में मध्य वर्गीय बदलते पारिवारिक संबंधों की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की गई है। नई पीढ़ी की आधुनिक जीवन शैली तथा हृदयता पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। कहानी का आरंभ इस प्रकार से है कि इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है गजाधर बाबू, इनके परिवार में इनके कुछ सदस्य हैं जिनके नाम इस प्रकार से है। गजाधर बाबू के परिवार में जो है गजाधर बाबू है, उनकी पत्नी है, उनका बड़ा बेटा अमर है, बड़ी बेटी कांति है, छोटा बेटा नरेंद्र है, छोटी बेटी बसंती है, और इस तरह से जो है उनका परिवार है ये। और गजाधर बाबू जो है हमारे सामने जो है एक ऐसे सज्जन व्यक्ति के रूप में आते हैं जो बेचारे प्रेम और स्नेह का आकांक्षी है। हम कहानी का आरंभ स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं कि भाई गजाधर बाबू जो है ये गजाधर बाबू बहुत खुश है ये, और उनकी खुशी का कारण ये है कि वो 35 साल तक सरकारी नौकरी करके वो रिटायर होकर के घर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले में रहकर काटा था। उनके अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वहाँ अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा में या आशा के जो अभाव को वहाँ बोझ हो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता है ये। उन्होंने शहर में एक पक्का मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के और अमर लड़की कांति की शादियां कर दी थी। दोनों बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहा है और उनके बच्चे तथा पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी थे। गजाधर बाबू को तब हर छोटी सी बात भी याद आती और वहाँ उदास हो जाते। अब कितने वर्षों के बाद वहाँ अवसर आया था जब वहाँ फिर उसी स्नेह और प्यार के मध्य में रहने जा रहे थे। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि कहानी का आरंभ में जो है गजाधर बाबू अपने 35 साल की नौकरी करने के बाद वहाँ अकेलेपन का अनुभव करते हैं, और उसके साथ ही जो है ये अपने घर को जाने की खुशी लिए हुए मन में संजो कर रखते हैं। और इस तरह से 35 साल की नौकरी होने के बाद जब वो अपने घर लौटे तो उस दिन जो है इतवार का दिन था। सब बच्चे इकट्ठा होकर के नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वहां बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने जाकर के अपना बक्सा और अपने जूते उतार करके चौपाई के नीचे रख दिया। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद रात में देखे गए किसी फिल्म के नृत्य की नकल कर रहा था। बैठते वहां पर जैसे वहां पर नरेंद्र गया, जैसे उन्होंने पिताजी को देखा, पिताजी को देखते ही नरेंद्र को लगा वो थप से बैठ गया। बसंती जो हंस रही थी वहां भी शांत हो गई, और उसकी जो अमर की जो पत्नी थी वह भी शांत हो गई। और इस तरह से गजाधर बाबू भी चाहते थे कि वह बच्चों के मनोविनोद में अपना सहयोग, अपना साथ दे सके, उनके साथ में अपनी खुशी बांट सके। परंतु लड़के और बहू बेटा जो है तीनों अपनी जगह शांत हो गए।
और गजेंद्र बाबू को लगा कि भाई चलो ठीक है, और वो बैठते बैठते अपनी बेटी से पूछे, बोले बेटा बसंती मुझे भी चाय दे देना, तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है। बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा और अभी आती होगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। गजेंद्र बाबू ने एक घुट चाय पी, फिर कहा बिट्टी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली। गजेंद्र बाबू ने कहा तुम्हारी माँ जब आएगी तब पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्दिया का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में उसने उस जल को डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ खड़ी हुई। पत्नी ने आकर गजेंद्र बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ चले गए। गजेंद्र बाबू के मन में फांस सी करक उठी, अपने अपने काम में लग गए, आखिर बच्चे ही तो है कहकर पत्नी ने उनके मन को ठाटस बांधने का प्रयास किया। और हम देख रहे थे कि गजेंद्र बाबू जो है अपने घर पर आ गए और उन्होंने आकर के पत्नी उनके पास आई। उसने पूछा, अरे भाई सब अपनी अपनी जगह चले गए। और पत्नी जैसे वहां पर चौके में गई, वहां बैठकर काम करने लगी, परंतु उसके नाक भौं जो है चढ़ाकर उसने चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा। फिर कहा, सारे झूठे बर्तन पड़े हैं इस घर में, धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा, जब उत्तर न मिला तो एक बार उन्होंने उच्च स्वर में पुकारा, फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर के वहां पर शांत हो गई। गजेंद्र बाबू बैठक में बैठ करके चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपने ही घर में खुद नाश्ते के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। अचानक उन्हें उस बेचारे गणेश जो सहायक हुआ करता था उनका, उसकी याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वहां गरम गरम पूरियां और जलेबियां और चाय लगाकर रख देता था। गजेंद्र बाबू जब तक उठकर तैयार होते, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी मलाई और दूध की चाय रख देता था। और इस तरह से उनको लगा कि यहाँ पर घर में जो है ये भाई बार बार जो है पत्नी जो है शिकायत भरा स्वर लेकर के बात कहने को सुनाने को चाहती है ये, और बार बार जो है उनका ये मन कहता था कि भाई मैं घर में आया हूं तो मैं शांति से रहूं, परंतु पत्नी की जो शिकायत भरा स्वर हुआ करता था वहां सुन करके उनके मन को थोड़ा दुख हुआ करता था। और यहाँ पर जो कह रही थी कि भाई सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी में धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा भी हाथ नहीं बांटता। पत्नी ने जैसे ही कहा कि भाई यहाँ पर कोई हाथ बटाता नहीं, गजेंद्र बाबू घर के हालात देख रहे थे कि उनको लगा कि इस घर में जो है बहू और बेटी दोनों भी है ये, और उतना दोनों के रहने के बावजूद भी जो है ये घर में बेचारी इस बूढ़ी औरत को काम करना पड़ता है। और इस तरह से उनको जरा बुरा लगा है और उनके स्वाभिमान को ठेस लगा है कि भाई इस उम्र में भी जो है ये इतना काम करती है, ये घर में क्यों ये दोनों लड़कियां उनका साथ नहीं देती है ये। और यही बात को ध्यान में रख करके गजेंद्र बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजेंद्र बाबू ने कहा, बसंती आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो है। गजेंद्र बाबू ने प्यार से समझाया, सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है, उसके शरीर में अब वहाँ शक्ति नहीं बची, तुम हो तुम्हारी भाभी हो, दोनों मिलकर के काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी लगता ही नहीं है, जी लगे तो कैसे लगे। शीला से पत्नी कहने लगी, शीला से घर से फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लड़के हैं, उनके घर में हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे अच्छा नहीं आता, सुनती नहीं है। इतना कहते हुए वहां से चले गई और नाश्ता करके गजेंद्र बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी उनके लिए व्यवस्था कर दी गई थी कि गजेंद्र बाबू का रहने के लिए वहां पर ना तो कोई स्थान बचा था, फिर भी जहां पर जो बैठक थी वहां पर उनके रहने के लिए अस्थायी प्रबंध कर दिया गया। और गजेंद्र बाबू को लग रहा था कि वहां पर अपने ही घर में जो है अस्थायी व्यक्ति के रूप में, मतलब अपने ही घर में जो है उनके रहने की जगह नहीं है, और ये सोचने लगे ये, और इस बात को लेकर के वहां पर वो चिंतित होने लगे। और गजेंद्र बाबू जो है ये अपने घर के हालात को देख रहे थे और वहाँ बसंती को खाना बनाने के लिए जब कहा गया तो इतना बुरा खाना बनाई कि वो खाने का एक और भी खा नहीं सकता। उधर नरेंद्र को जो है वहाँ पर घर में कुछ काम करने के लिए कहा जाता तो वो भी काम नहीं करता। और धीरे धीरे यहाँ पर एक बार जो है गजेंद्र बाबू बैठक में जब कभी उनकी पत्नी को उनसे बात करना होता है तो वह अपने बैठक में पत्नी के पास आती है और कुछ बात करती है ये। और इसी बात के सिलसिले में गजेंद्र बाबू कहते हैं कि देखो अमर की माँ, थोड़ी सी अभी घर में तंगी का दौर चल रहा है। जब तक मैं नौकरी में था तब पैसा हाथ में हुआ करता था, आजकल जो है मैं रिटायर होने के बाद घर की आमदनी कम हो गई और मैं चाहता हूं कि भाई आप यदि आप मेरी मदद करें तो मैं कुछ अपना काम सही ढंग से कर सकूं। तो पत्नी जो है ये भाई पति की बात में हाँ हाँ मिलाने के बदले, साथ देने के बदले वो खुद शिकायत करते हुए कहती है
कि उम्र कट गई, ना तो मैंने तनख्वाह पहना, ना तो तनख्वाह मैंने जिंदगी जी अपने मन से, और इस तरह की घर की खिचखिची करते हुए मेरी जिंदगी कट जा रही है। और मैं घर में किसको मैं क्या कम करूं, मैं घर में तो सभी कुछ जरूरी है और मैं किसको कुछ नहीं कर सकती। और गजेंद्र बाबू जो देख रहे थे, उन्होंने ये ऐसा लगा कि भाई उनको घर के हालात जो है धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे, और उन्होंने जो है अपने आप को बनाने की कोशिश करने लगे, कि मनाने लगे। परंतु उनके घर में जो है 3 कमरे थे, एक कमरे में जो है सामान था, दूसरा कमरा अमर के घर में। और जब वो अपने घर के हालात और पैसों की तंगी के बारे में जब पत्नी से कहने लगे, तो पत्नी ने भी जो है ये सब कहने लगी, सभी तो खर्च वाजिब है, किसका पेट काटू, यहाँ जोड़ तोड़ करते, बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना ओढ़ा। गजर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। अपनी स्थिति हैसियत छुपी नहीं थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उल्लेख करती, और यहाँ तक तो बात ठीक थी, परंतु यहाँ पर अमर की बात को लेकर के उनके घर में थोड़ा सा माँ और बेटे के बीच में कुछ बात चल रही थी। तो पत्नी जैसे शिकायत करती है, तो गजर बाबू ने कहा कि देखो अमर की माँ, अब देखिए घर में जो है ये पैसों से नहीं, घर में जो है यहाँ पर तुमको क्या चाहिए, बेटा है, बहू है, बेटी है, बेटा है, और इस तरह से घर में जो है ये जिसके जीवन के लिए जो जरूरी होता है वहाँ सब कुछ हमारे पास तो उपलब्ध ही है। और इस तरह से गजर बाबू जो है पत्नी का शिकायत भरा स्वर जब भी सुनते हैं, तब उनके जो शरीर में जो है उनके मन में एक तरह का दुख होता है कि क्या मैं इसी औरत के साथ रह करके मैं अपनी जिंदगी को मैंने बनाया था, अपनी जिंदगी को मैंने ढोया था, साथ में उनके साथ में काटा था मैं। और इस तरह से गजर बाबू जो है किसी तरह से जो है यहाँ पर उन्होंने अपने परिवार के हालत को देखते हुए उनको लगा कि भाई अब घर में जो है नौकर का जो खर्च है ये अनायास ज्यादा हो जा रहा है, और उन्होंने नौकर को घर से काम से निकाल दिया। और काम से जैसे निकाल दिया, वो पता जो है यहाँ पर अमर को चलता है, अमर की पत्नी को चलता है। और वो पत्नी को चलने के बाद होता है कि यहाँ पर उनको लगता है कि भाई गजेंद्र बाबू जो है घर के कामकाज में जो है, घर के हालात में जो है बेकार में कुछ न कुछ टांग अड़ाते रहते ही। और इस तरह से यहाँ पर घर के हालात जो थे, गजेंद्र बाबू जो है एक तरह से चिंतित भी हो रहे थे और दुखी भी हो रहे थे। घर में जो है अगर यदि बेटी को काम करने के लिए कहा जाता तो बेटी नाराज होती है, बहू को काम करने के लिए कहा जाता तो बहू नाराज होती है, नरेंद्र को काम करने के लिए कहा जाता तो वो भी नाराज होते है। और इस तरह से घर के जो हालात हो रहे थे वो देख रहे थे और उस पर नजर भी रख रहे थे। तो उन्होंने ये सोच लिया कि भाई बेटी को अगर यदि कुछ कहा तो वो पिताजी से बात नहीं करेंगे, और इसी बात को लेकर के वहाँ अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने लगे। और इसी समय से बसंती अपने पिताजी की नजर से बचकर रहने लगी। और पत्नी ने कह दिया कि तुमने ऐसा क्या कह दिया, बेटी रूठी भी आई है। तो बोले भाई मैंने क्या गलत कह दिया, मैंने तो जो कहना था वो कहा। ये बच्ची जो है ये जब वो काम करना नहीं जानती है, काम नहीं करेगी, तो फिर आने वाले जीवन में उसके कैसा जीवन कटना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक तरह से लगा कि भाई घर में जो है किसी को मेरी बात पसंद नहीं आती है। और जो बैठक थी वहां पर अमर के ससुराल से आई हुई बेत की जो कुर्सियां थी उसको निकालकर उनके लिए अस्थायी प्रबंध कर दिया गया। तो एक तरह से घर में ऐसा हो गया था कि जो अमर जो पिताजी बाहर रहते थे, अमर जो है अपने आप को जो है घर का अपने बड़ा समझता था, परंतु जब से पिताजी आ गए जब तक वो रोक टोक करने लगे, अमर को लगने लगा कि भाई इस घर में मेरा अपना महत्व कम हो गया। और अमर की पत्नी की शिकायत ये हुआ करती थी कि वहाँ अमर के दोस्त जब कभी आते तो उनके लिए जो है खाने पीने की व्यवस्था करती, और अमर के दोस्तों के साथ साथ में अमर की पत्नी और वहाँ बसंती को भी वहाँ पर बैठना, बातचीत करना, हंसी मजाक करना अच्छा लगता था। परंतु दुख इस बात का रहा है कि भाई गजेंद्र बाबू की बात किसी को समझ भी नहीं आती, और गजेंद्र बाबू जो है ये एक तरह से मानो सबके लिए दुख का कारण बनते चले जा रहे थे। और गजेंद्र बाबू को जैसे बात पता चली कि भाई अमर जो है अब अपने बारे में कुछ सोचता है और अमर की कुछ शिकायत है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो अमर से कहो कि जल्दीबाजी में कोई कदम ना ले, और कदम लेने की जरूरत नहीं है, और जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर गजेंद्र बाबू के खुद के घर में उनके लिए खुद की अपनी